हेलो एवरीवन, मैं हूं तथास्तु एंड वेलकम टू तथास्तु एट स्पेस पावर्ड बाय एजुकेंडम कोटा आईसीसी इच्छा बोधि कोचिंग क्लासेस उदगीर। सो आज का हमारा बच्चा जो वीडियो है वो है हमारी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के ऊपर। हमने इससे पहले और भी 2 वीडियोस कर रखे हैं, तो अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा लिए हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर हमें नहीं आ रहा, तो वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चा वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं। A body of mass 2 kg fall from height of 20 meter. What is the loss in potential energy? अब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना आएगा? ठीक है, पहले कितनी हाइट से गिरी है भैया? 20 मीटर की हाइट से गिरी है। ठीक है, मैं अपना एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, 20 मीटर की हाइट से अगर गिरी है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी? जो लॉस होगा, जो भी हम मानेंगे, वो कितना होगा? mgh ही आएगा। जो लॉस हुआ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल मैंने करा, और यू इनिशियल कितना था? mgs था। जो भी लॉस आया, यानी कि पहले कितना था? mgh, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0, इसलिए मैंने mgh लिया है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब मास कितना है? 2 kg। ग्रेविटी को मैं मान रहा हूँ 10, और हाइट मैंने कितनी ली है? 20। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से? 400 जूल इज द राइट आंसर। राइट, आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी खास नहीं था। नेक्स्ट, 4 joule of work is required to stretch a spring through 10 centimeter beyond its unstretched length. All right, the extra work required to stretch its through additional 10 centimeter shall be. ठीक है, सपोज करते हैं मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है। ठीक, अब इस ओरिजिनल लेंथ से मैं कह रहा हूँ ये नेचुरल लेंथ है इसकी, यहां तक, यहां से उसको 10 सेंटीमीटर खिसकाया। ठीक है, तब उसका वर्क डन है, इस 10 सेंटीमीटर खिंचवाने का वर्क डन है 4 जूल। ठीक है, अभी हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास इसका कांस्टेंट के नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे भी एक्स्ट्रा 10 सेंटीमीटर और खींचने के लिए यहाँ पे वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, तो मैं वो तो फॉर्मूला लगा सकता हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर वाला, बट मेरे पास के नहीं है। तो पहले मैं इस वाले डिटेल को देख के उसका के निकालूंगा। सर कैसे निकालोगे? वर्क डन का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स मुझे कितना दे रखा है? एक्स दे रखा है मुझे 10 सेंटीमीटर, या फिर आप कहो तो 0.1 मीटर भी कह लो, या फिर मैं इसे 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर भी कह सकता हूँ। ठीक है, दोनों ही कह सकता हूँ मैं इसे। तो मैंने क्या करा इसमें? वक्त मुझे दे रखा था 4 जूल, क्योंकि 4 जूल ने सिर्फ 10 सेंटीमीटर खींचने के लिए करा है, और के मेरे पास नहीं है, हालांकि एक्स मेरे पास है 0.1। तो मैं इस 0.1 को लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1 यानी 10⁻, अच्छा 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज देता हूँ, तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा फाइनल आंसर 8 इक्वल्स टू के, और 0.1 इंटू 0.01, यानी कि ये हो गया मेरे पास 10⁻, मैं चाहूँ तो मैं माइनस का 2 लिख सकता हूँ। जिसको समझ में ना आए वो यही लिखे, क्या 0.1 इंटू 0.1 0.01। क्लियर? ठीक, तो यहाँ से 8/0.01 विच इज इक्वल्स टू के, और आई थिंक अब आपको यहाँ तक तो आता है। के की वैल्यू मेरी आ चुकी है 800, और मेरे पास के का जो यूनिट होता है वो है न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब उसने कहा कि मुझे वर्क डन रिक्वायर्ड है किसके लिए? 10 सेंटीमीटर और खींचने के लिए। तो 10 सेंटीमीटर बच्चा जब मैं और खींचूंगा तो मैं कितना खींच चुका हूँ? मेरे हिसाब से 10 सेंटीमीटर पहले भी खींच चुका था, तो मेरे हिसाब से जो टोटल लेंथ होगी खींचने के लिए वो हो चुकी होगी 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर कह लो, या 0.2 मीटर कह लो। करेक्ट? तो जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, हाफ, और मेरे हिसाब से के जो होगा वो 800 होगा, और एक्स जो होगा मेरे पास 0.2, इस बार 0.2, क्योंकि इस बार मैंने के निकाल लिया है। ठीक, अब जो मेरा वर्क डन आएगा वो कितना आएगा? तो मैं इसको 2 को यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 400। राइट,
अब मेरे पास ये कितना आ गया 400 में से, ये मेरे पास आ जाएगा कितना 0.2 0.2 0.04, 400 इंटू 0.04, और मेरे हिसाब से आ जाएगा मेरे पास 16 जूल। ठीक है, क्या 16 जूल एकदम राइट आंसर है? ठीक, तो 16 जूल इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, अब मुझे जो नेट वर्क डन होगा वो निकालना पड़ेगा। उसने 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा के लिए मांगा है, उसने पूरे के लिए नहीं मांगा, उसने बोला कि सिर्फ जो एडिशनल 10 सेंटीमीटर उसके लिए बता दो। तो जो नेट वर्क डन आएगा वो सर, ये जो मेरे पास ये वाला जो अभी वर्क डन आया है, इसमें से मैं पुराने वाले वर्क डन को, जिसको मैं W1 या W0 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, W0 मेरे पास कितना था 4 जूल, W0 कितना था 4 जूल, उसको मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 16 जूल माइनस 4 जूल एंड विच इज इक्वल्स टू, मेरे हिसाब से आ गया है 12 जूल। ठीक, तो किसी को भी अगर यहाँ पे गड़बड़ हो तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसने क्या मांगा है। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मेरे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है, बॉडीज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एज व्हेन लॉस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u, देन इट्स वेलोसिटी इज v, द मास ऑफ द बॉडी इज, कि भैया हमने किसी हाइट से बॉडी को ड्रॉप कर दिया, मतलब u इक्वल टू 0, किसी प्लेस से यहाँ से हमने किसी बॉडी को क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया। उस टाइम ड्रॉप करने का मतलब होता है u इक्वल टू 0, हमने सिर्फ उसे छोड़ दिया है। तो इस कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली तो 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ ना कुछ। काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरे हिसाब से mgh होगी, और या फिर मैं अभी मुझे लगता है इसमें u के फंक्शन में ही वह पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो मुझे mgh लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हम उसे u ही रखेंगे। ठीक, फाइनल वाले की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे u 0 है, सांप पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो कितनी हाफ mv²। अब मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के बाद दोनों को आमने सामने रख देना चाहिए। ठीक, k इनिशियल u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल u फाइनल, तो इस कंडीशन में बच्चा मेरे पास k इनिशियल 0 और फाइनली आते आते u 0, और मेरे हिसाब से इसको u लिया गया है और काइनेटिक एनर्जी को लिया गया है हाफ mv²। अब उसने मांगा ही यही, देन इट्स वेलोसिटी v निकालूंगा तो शायद मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर बैठूंगा, m को नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के चक्कर में 2u बाय m इज द राइट आंसर मेरे हिसाब से। ये आ चुका होगा मेरे पास v²। ओ, इसमें वेलोसिटी नहीं मांगी, वेट वेट वेट, देन इट्स वेलोसिटी इज v, द मास ऑफ द बॉडी, सॉरी मास मांगा है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 2u बाय v² इक्वल्स टू m, 2u अपॉन v² इक्वल्स टू m, तो ये आ गया, सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर मेरे हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज अ बॉल ऑफ मास 1 kg is released from a tower of a pizza, not that pizza नहीं, खाने वाला पिज्जा नहीं, it's pizza का टावर, पिज़्ज़ा की मीनार। The kinetic energy generated in it after falling through the 10 meter will be, फॉलिंग थ्रू द 10 मीटर, जब 10 मीटर के लिए देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जो भी होगी वो हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इज, तो उस कंडीशन पे वही वाली बात अभी हम जो पीछे करते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, तो मेरे हिसाब से मैं उसको mgh के बराबर कर सकता हूँ। मास कितना है 1, ग्रेविटी कितनी है 10, और हाइट कितनी है 10। अच्छा ग्रेविटी, अच्छा नहीं सॉरी ग्रेविटी, अब देखो हो सकता है इसने ग्रेविटी 9.8 में ली है, तो मैं ग्रेविटी को 9.8 में ही लूँगा, क्योंकि इसमें मेरे को ऑप्शन देख के पता चल रहा है, तो मैंने क्या कर दिया 9.8 में ले दिया, और जैसे ही 9.8 लूँगा मेरे हिसाब से आ जाएगा 98 जूल, तो ये आ गया मेरे हिसाब से। ठीक, कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप टू रीच द मैक्सिमम हाइट h। ठीक है, द रेशियो इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 4h/5। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है। कब निकालना है? इतनी हाइट में निकालना है। सारी बात 4h/5 की है, तो बालक क्या करेंगे हम, तो मेरे हिसाब से और स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, ऑल राइट, तो मैं क्या करूंगा वहां पे, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। ठीक है, लेट्स सी,
Stone is vertically up through the maximum height h. The ratio of its kinetic energy to the potential at height 4h/5. ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट मार दिया भैया। वैसे अगर कुछ प्रोजेक्टाइल हुआ होगा, हम यहाँ की बात कर रहे हैं हमारे पास। अब ठीक, यहाँ पर एक टाइम पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी पहले बात में बात करूंगा। ये तो मैक्सिमम हाइट होगी ना, यहाँ ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट हो गई। भला क्या हो गई, ये मैक्सिमम हाइट h। ठीक है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे हिसाब से होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, तो सबसे पहले सब उस पर हाइट पे हमारे पास एनर्जी कितनी होगी, mgh। ठीक है, और मैं उसमें से कितना माइनस कर दूंगा, 4/5 mgh, क्योंकि mgh होगा, लेकिन हाइट में मैंने कितनी हाइट माइनस करी है। अच्छा, ये क्यों करा है, सॉरी, डिटेल में भी चलना पड़ेगा हमें इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो मैं बता दूं डिटेल में मैं कहाँ से कहाँ लेके चल रहा हूँ। जहाँ पे, एक मिनट, जहाँ पे इसकी हाइट होगी, मैंने कह दिया यहाँ पे कहीं हाइट होगी भैया 4h/5। यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी, 4h/5 होगी। ठीक, यहाँ पे मैंने कहीं मान लिया 4h/5। ठीक है, तो वही वाली कंजर्वेशन, के इनिशियल यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल यू फाइनल। अब फाइनल वाली यानी कि जो मैक्सिमम वाली हाइट होगी बालक, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी ना, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे क्या करा, जीरो करा, बस इसकी हाइट मानी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी मैंने mgh। अब के इनिशियल को तो मैंने के ही रहने दिया। अब यहाँ पे जो 4h/5 पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको मैंने लिखा mg, और हाइट कितनी लिखूंगा मैं, 4h/5। ठीक, और डिटेल में चलते हैं। अब यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे निकाल दी। सर कितनी होगी, mgh माइनस, अब इस 4/5 को मैं आगे लेता हूँ, 4/5 mgh। ये ऐसा मैंने क्यों करा, जरा समझो। इस पॉइंट पे जहां पे हाइट 4h/5 है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी तो मिल चुकी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 4h/5 पे। सर mg और हाइट को मैं क्या लूंगा, 4h/5। 4h/5, तो मैंने 4/5 इधर आगे लिख दिया। पोटेंशियल तो मिल गई, बस काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ा। के इनिशियल यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल यू फाइनल। तो यहाँ पे के इनिशियल तो बच्चा के इनिशियल होगा, 4h/5 पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। यू इनिशियल मैंने निकाल लिया, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट तक जाएंगे तो मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी तो ज्यादा होगी, और वो कितनी होगी, mgh होगी। काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पर नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिखा है। ठीक है, अब mgh और h की जगह मैंने 4/5 जो रखा है, 4h/5, इसको मैं वहां ले गया, तो मैंने mgh से माइनस कर दिया। इसका क्या फायदा मिला मुझे, इससे काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, इससे काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी। तो अब जो ये mg माइनस 4h/5 जो भी हो, इससे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल गई, 5 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, mh/5, सॉरी mgh/5 हो जाएगा। ठीक, ये आई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब मैं निकालूंगा दोनों का रेशियो, जो कि कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितना दे रखा है, mgh/5 डिवाइड बाय पोटेंशियल कितना दे रखा है, 4/5 mgh। 5 से 5 कैंसिल, mgh से mgh कैंसिल, so it will be 1/4। काइनेटिक एनर्जी रेशियो पोटेंशियल क्या आ गया, 1/4। so 1/4 is the right answer। ठीक 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 ठीक, क्वेश्चन ठीक था ये, अच्छा था। एक और लेते हैं। A uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table and 2/3 of its length is hanging down over the edge of table। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं भैया, चेन बना लेते हैं। अच्छा, पहले पूरी चेन बनाते हैं, देखो उसको टेबल पे तो बाद में डालेंगे। ठीक है, चेन की लेंथ कितनी है, L, इसका मास कितना है, M। ठीक है, अब ये हमारे पास टेबल है, एक मिनट, टेबल अच्छी सी बनाते हैं। टेबल है,
ठीक है, ये रही टेबल, और चेन यहाँ पे ऐसे 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 करके ये थोड़ी सी चेन नीचे की तरफ भी है। ठीक है, तो कितनी चेन ऊपर है और कितनी चेन नीचे वो देखना पड़ेगा। तो उसने बोला है L and mass m is lying on a smooth table. 2/3 of its length is hanging down. अच्छा, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है? 2/3, मतलब 3 हिस्से करे गए हैं। 1/3, 1/3 एंड 1/3। इनमें से 2 हिस्से नीचे हैं, तभी तो मैंने 2/3 बोला। ठीक है, तो ये हो जाएगी, इस कितना लेंथ, मतलब कितनी लेंथ नीचे हो जाएगी? 2L/3 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से? L/3 हो जाएगा। ठीक, ऊपर वाला पार्ट L/3। ठीक है, 3 हिस्से। ठीक है, अब अच्छा, मैंने जिस जिस जो जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा है, उनको मैंने ये भी पढ़ा है। एक बेटा मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको मैं बोलता हूँ लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? M/L, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। करेक्ट, तो लैम्डा इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ होता है यहाँ पे। अच्छा, लैम्डा की बात हो रही है, तो जब मैं वर्क के लिए बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरे पास अलग अलग कंडीशन पे जो वर्क होगा, मैं उसके लिए बात, मतलब सॉरी, जब मैं 12/3 को ऊपर लेके जाऊंगा उसके लिए बात होगा, क्योंकि इसने पूछा ही क्या है? इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल, हैंगिंग डाउन ऑन द टेबल, मतलब कि अगर g ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस 12/3 वाली चेन को ऊपर ले जाने के लिए कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ से बच्चा जो वर्क डन होगा, तो जो भी मेरे पास लैम्डा होगा, सपोज करो मैंने बोला L लेंथ के लिए, L लेंथ के लिए लैम्डा है M/L, 2L/3 लेंथ के लिए जो मेरे हिसाब से लैम्डा होगा वो कितना होगा, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे जो समझ रहे, तो ये मतलब कितना हो जाएगा? 2m/3, 2m/3। अब ये 2L लेंथ के लिए मांग रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चा जब भी मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ना समझें, पूरी लेंथ। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। अगर इसकी पूरी लेंथ L है, तो मैंने मास भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? M/3, M/3, M/3। अब जो नीचे की तरफ जो लेंथ है उसके तो 2 हिस्से हैं ना, तो मेरे हिसाब से इसका मास होगा 2m/3, मास ऑफ दिस लेंथ। ठीक है, अब बड़े प्यार से मैं वर्क डन जब कराऊंगा तो कितना फॉर्मूला लगेगा भैया? वर्क डन ऊपर की तरफ खींचने के लिए लगेगा mgh लगेगा। कितना लगेगा? mgh, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, अब अगेंस्ट द ग्रेविटी कराया मैंने, तो मास कितना लिया? 2m/3, और g कितना लूंगा? तो मैंने g लिया g। लेंथ कितनी लूंगा? तो बालक लेंथ मुझे सेंटर ऑफ मास से लेनी पड़ेगी। सेंटर ऑफ मास मतलब बिल्कुल ही बीच का पार्ट हो गया, यानी कि 12/3 का भी आधा। अब 12/3 का आधा कितना होता है? L/3, 2 से 2 तो चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? L/3। तो शायद मेरे पास एक आंसर आ चुका है, और वो आंसर है 2mgL/3 3 9 9। ठीक, ये जो लैम्डा वैम्डा वाला कॉन्सेप्ट था, मैं इसमें फालतू में ही लगा रहा था, इसका कोई ज़रूरत पड़ा ही नहीं मुझे लगता है, ये लैम्डा वैम्डा की। हमें वैसे मैं सोच रहा था कि शायद ये लैम्डा से होगा, लेकिन नहीं, इसमें लैम्डा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि जिस मास के हमने 3 हिस्से कर रखे हैं, जिस चेन के हमने 3 हिस्से कर रखे हैं, तो उसके मास के भी अपने आप 3 हिस्से हो जाएंगे। 1/3, 1/3, 1/3, तो M/3, 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 तो जितना पार्ट नीचे टंगा हुआ उसके लिए उतना ही तो मास यूज़ होगा। नीचे कितना पार्ट है? 12/3, तो मास भी कितना होगा? 2m/3। तो मास की जगह 2m/3, जी की जगह जी। और लेंथ, लेंथ हमेशा सेंटर ऑफ मास से ली जाती है, पूरी लेंथ नहीं ली जाएगी। तो लेंथ का जो भी आपको लेंथ दे रखी होगी, आप उसका आधा करेंगे, यानी कि L/3 करेंगे। और जैसे ही मैंने वो रखा, अच्छा एक और चीज़, एक और मन में एक और डाउट रहना चाहिए कि सर जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है वो तो माइनस का mgh होता है, तो आपने प्लस का mgh क्यों लिया है? तो बच्चा, मैंने प्लस का mgh इसलिए लिया है क्योंकि वर्क डन मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट करना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस का mgh, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अब मालूम है कि मुझे उसके अपोजिट चलना है, तो प्लस का mgh। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आ चुका है 2mgL/9। ठीक, इसी नेक्स्ट करेंगे। The projectile is fired at 30 degree with momentum p, neglecting friction, neglecting the change in kinetic energy when it return back to the ground will be।
टर्न बैक ग्राउंड विल बी इसका आंसर मालूम है क्या होगा? 0। बताओ ऐसा क्यों करा मैंने? ऐसा इसलिए करा, इसका आंसर लिख भी देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, विल बी चेंज्ड, बट एट ग्राउंड। सिर्फ कहाँ पर? ग्राउंड पर। ऐसे करके थोड़ी चेंज हो जाएगी, ऊपर से नीचे 30 डिग्री प्रोजेक्टाइल मार देंगे, चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और लेते हैं बालक। A particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r under the centripetal force equal to minus का a by r square। a constant है। total energy of the particle is हाँ, पार्टिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट वेरी लार्ज डिस्टेंस इज 0। वही वाली बात, फिर से पोटेंशियल को हम 0 रखेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही वाला केस है। इसके पहले वाले केस मैंने करा रखे हैं सेम, हम जिस तरीके से वो लेते हैं। शायद आप डी यू बाई डी एक्स का ही सहारा लेंगे इसमें भी। आपको ये वैसे ही करना है और ये खुद से करना है, योर सेल्फ। ठीक है, सेल्फ मोड में रखो इसे भैया। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं और वो तो खुद से ही करने हैं। ये क्वेश्चन हमने, क्योंकि इसके ऐसे क्वेश्चन 2-3 ले रखे हैं, इसलिए मैं इसको नहीं कराना चाहता। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट of 10 meter if 40% of its energy is lost on collision, ठीक है, on collision with the earth, then after collision the ball will rebound to the height of। अब बॉल भैया कितनी हाइट पे वापस जाएगी, ये तो सोचने वाली बात है। तो देख सकते हैं अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट। चलो एक एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, इफ 40%, ठीक है, 40% फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट 10 मीटर ले रखी है, लेकिन इसमें बॉडी का मास नहीं दे रखा ना। ठीक, चलो एक बार एक कार्ड ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 40% ऑफ इट्स एनर्जी लॉस ऑन कोलिजन। भैया 40% ही तो अगर लॉस हुई है, तो मेरे हिसाब से 100 में से अगर 40 गए तो 60% एनर्जी तो अभी भी बची हुई होगी। ठीक है, पहली वाली हाइट मैंने ली mgh। कितनी हाइट ली मैंने? mgh। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मास कितना लूंगा? m लूंगा। ग्रेविटी कितनी लूंगा? 10। और हाइट भी कितनी ले रहा हूँ मैं? 10 ही ले रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 100 m। मीटर मत समझ बैठना, वो m है। ठीक है, ये हाइट h1 मैंने ले ली है। तो जो भी हाइट है h1, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। जो भी हाइट होगी वो तो इतनी ही बची होगी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो ये क्या होगी, ये क्या है अपने पास? 40% इनिशियल के लिए है। ये किसके लिए? 40% इनिशियल के लिए। ठीक है, पहली बात ये 40% होता कितना है भैया, पहले वो निकाल के दे दूँ आपको। 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 m। तो कितनी एनर्जी हुई? पोटेंशियल एनर्जी। ये जो मैंने h1 लिखा है, ये u1 करना, पोटेंशियल एनर्जी है ना ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे पास आई 40 m। m क्या है यहाँ पे? m यहाँ पे बालक मास है, मीटर मत समझ में बैठना। 40 m जूल एनर्जी आई पहली वाली, ये इनिशियल एनर्जी है। इतनी तो ये जो लॉस हुई एनर्जी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इनिशियल लॉस है। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया। अब क्या करेंगे, अगर ये 40 माइक्रोजूल है तो 40 mj। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 100 में से माइनस। तो 100, वो जब 100% के लिए निकालूंगा तो 100 के लिए कितना आएगा? 100 m जूल। और मैंने अभी जो निकाला है वो कितना है? 40 m जूल। और ये कितना आ गया? 60 m जूल। तो H2 कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से? 60। और वही वाली बात, अब इसके लिए वो निकालूंगा वही,
अपॉन 100 m। तो मेरे हिसाब से अब इसके पास नई वाली हाइट आनी चाहिए 6 मीटर के आसपास। तो कुछ ना कुछ इसके पास आएगा 0.6। वो तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन परसेंट में निकालोगे तो आप इट्स अबाउट 6। ठीक, 6 इज द राइट आंसर। एक बार से और चेक कर सकते हैं। ठीक, आप चेक करिएगा, इसका आंसर आना चाहिए 6 मीटर। ठीक है, इसका और भी अच्छा एक सिंपल सा, इससे भी अच्छा सॉल्यूशन बन सकता है। अगर मेरे पास इसका एक और अच्छा और ढंग का सा सॉल्यूशन मिलेगा तो मैं उसको वापस से किसी नेक्स्ट वीडियो में डाल के ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अभी तो एकदम रैंडम हम इसको सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, इसलिए मुझे एक रैंडम सॉल्यूशन मानना पड़ेगा। ठीक है, अब बॉल स्ट्राइक ऑन द फ्लोर एंड आफ्टर कोलिजन रिबाउंड बैक। इन दिस स्टेट momentum of the ball is conserved, mechanical energy of the ball is conserved, momentum of ऐसा जिसने बोला है मोमेंटम ऑफ बॉल इज कंजर्व, हो सकता है लेकिन सिर्फ बॉल का कंजर्व नहीं, क्योंकि हमें और भी ऑप्शन देखने पड़ेंगे। क्या मैकेनिकल एनर्जी बॉल की कंजर्व होगी? नहीं, किसी कंडीशन में कोलिजन के टाइम पे हम उसे डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। मोमेंटम ऑफ बॉल अर्थ सिस्टम इज कंजर्व, हाँ ये ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन चलो एक बार फोर्थ वाला भी देख लेता हूँ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल अर्थ सिस्टम इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल अर्थ सिस्टम से क्या फर्क पड़ता है ना, स्टेटमेंट तो ये भी गलत है। द बॉल स्ट्राइक ऑन द फ्लोर एंड ग्राउंड यार। ठीक है, थर्ड वाला मोमेंटम ऑफ, हाँ मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन बॉल और अर्थ के सिस्टम का माना जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मोमेंटम ऑफ बॉल अर्थ सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसी में बच्चा क्या हो जाएगा, मेरे पास एक और क्वेश्चन आ जाएगा। फिगर शोज द वर्टिकल section of frictionless surface. A block of mass 2 kg is released from a position A to position A, frictionless surface. A block of mass 2 kg released from position A. Its kinetic energy as it reaches the position C. यहाँ से यहाँ तक की कहानी पूछ रहा है ये, तो मेरे हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी। और वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी ए पे देखनी पड़ेगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पे देखनी पड़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी सी पे देखनी पड़ेगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे देखनी पड़ेगी, सी पे देखनी पड़ेगी। तो शुरू में तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, क्योंकि आपने ये बॉल सिर्फ रिलीज करी है। रिलीज करी है मतलब u इक्वल टू 0, तो मैं इसको 0 कर दूंगा भैया काइनेटिक एनर्जी को, तो मैंने कर दिया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वही वाली बात mgh, और यहाँ तक की हाइट कितनी है भैया 14 मीटर है वैसे तो। और मैं कहाँ से ले रहा हूँ, सब कुछ ग्राउंड फ्लोर से ले रहा हूँ। कहाँ से ले रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर से ले रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान रखा जाए भैया। अच्छा, मैंने ग्राउंड फ्लोर से ले रहा हूँ तो mgh, तो बच्चा इसका फॉर्मूला लगेगा, और हाइट कितनी लूंगा मैं 14 मीटर। कितनी लूंगा मैं 14 मीटर। तो मैंने क्या करा, इसकी जो हाइट ली मैंने कितनी ली है 14 मीटर ली है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी सी पे अगर मैं देखूँ तो काइनेटिक एनर्जी सी पे पोजीशन उसने मांगी भी सी पर ही है, तो सी पर निकालेंगे भैया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सी पे कितनी है, तो mg, और हाइट कितनी है मेरे पास 7 मीटर, राइट। हाइट कितनी है 7 मीटर। तो मेरे हिसाब से काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पर निकालने के लिए मुझे इस मैसेज को माइनस करना पड़ जाएगा, और mg यानी 14 mg में से 7 mg होगा माइनस, तो वापस से कितना बचेगा मेरे पास, मेरे हिसाब से 7 mg ही बचेगा। ठीक, और 7 mg का क्या कोई हमारे पास नंबर कोई है कुछ, यस है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आई कितनी सी पे 7 mg, और 7 मास कितना दे रखा है 2, और ग्रेविटी कितनी दे रखी है 10। तो मेरे हिसाब से 7 × 14 × 10 140। काइनेटिक एनर्जी सी पे वाला कितनी है 140 है। कितनी है 140। तो इसी नाते हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, देख लो, ये चीज़ बहुत इजी थी, तो मैं देखने में थोड़ी वैसी भी लगी। बस उसने क्या करा था, जो ए पे है और जो सी पर है उसको उसने क्या करा, कंपेयर करा। वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हम भी वही करते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो इसे अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन बना सकते हो। क्या कर सकते हो, ए से बी पे जब रिलीज हुई तो बी पे काइनेटिक एनर्जी आप ढूंढ सकते हो। बस वही करना है जो इसमें करा अपन ने। और जो एक क्वेश्चन चलो मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे, फाइंड, ये तो हमारा आ गया, और 140 मेरे हिसाब से आंसर भी दे रखा है, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन उस हिसाब से। तो हमारे पास अब देखो एक चीज जो मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट में कमेंट करके बताना हमारे पास कितना आएगा। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी।
हम यहाँ भी तो निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ। यार ये वाला आप वैसे ही कर सकते हो, सेम पीछे अभी हम करके आए, वो 2/3 था, ये अभी 1/3, सॉरी ये 1/2 है। हम दो हिस्सों में बांट, शायद हम इससे दो हिस्सों में बांट दिए, सेम 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 डिट्टो वैसा ही होगा। ठीक है, लेंथ भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/4। अब सपोज करो हमारे पास मास भी कितना हो जाएगा, m/2 हो गया जी। लेंथ भी कितनी हो जाएगी, l/2 का बच्चा आधा करोगे तो हो जाएगा l/2 का आधा l/4, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा mg l/8 हो जाएगा। देखना फोर्थ आंसर आएगा इसका। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वर्क एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है मास। अब आधा तो भैया नीचे ही है, तो m/2 तो नीचे, ग्रेविटी का g। अब लेंथ कितनी होती है, 1/2 लेंथ है, यानी कि l/2, और l/2 हम लेते नहीं है, सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, यानी l/2 का भी आधा, तो l/4 हो जाएगा। तो ये खुद से करना, तो वैसे ही हो ही गया नॉर्मल, तो बात क्या ही बड़ी बात है, mg l/8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चन फटाफट फटाफट यूं एकदम हाथ चलने चाहिए ऐसे वाले क्वेश्चंस पे तो। हाँ भैया, पार्टिकल ऑफ मास m 100 ग्राम है, थ्रू वर्टिकली अपवर्ड 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 विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप। ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम गोज अप। उस टाइम पे बच्चा जो होता है हमारे पास, वर्क डन बाय द ग्रेविटी उसी के बराबर होता है कहीं ना कम mgh, और वो सब किसके बराबर होता है, हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, के फाइनल के इनिशियल कर लो, तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा उसके बराबर होगा, तो मैंने उसको नापा। वर्क डन बाय ग्रेविटी वैसे भी नेगेटिव ही होता है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होता है, तो मैं नेगेटिव का हाफ mv² लूंगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। माइनस का हाफ, मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, मेरे हिसाब 100 ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूँगा तो 0.1 kg आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे हिसाब से 25, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, 25 हो गया, ये 25 तो मेरे हिसाब से 12.5 उसका भी 0.1 यानी कि माइनस का 1.25 आप कैलकुलेट करेगा, इतना आना चाहिए। और ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, 1.25 भी आ रहा है, माइनस का 1.25 भी आ रहा है, लेकिन हमारा माइनस का 1.25 आएगा क्योंकि फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तुम यही मैं सोचना सर, कभी आप ग्रेविटी के फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हो, कभी नेगेटिव ले रहे हो। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव, बट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज पॉजिटिव, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ही खींच रहा था अगेंस्ट में जाके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़िए पहले। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, after some time when it again passes through the point of projection, its speed is found to be 8 meter per second, right? It is known that work done by air resistance is same during upward and downward motion. ठीक है, then the maximum height attained by the particle is, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल के द्वारा कितनी होगी। तो मैं इसमें दो इक्वेशंस बना के चलूंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा, क्योंकि पहले इक्वेशन में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने की वेलोसिटी से, 16 की वेलोसिटी से। ठीक, तो मैंने इक्वेशन बनाई हाफ mv²। अच्छा, मैं इक्वेशन बना किसकी रहा हूँ, पहली बात वर्क एनर्जी थ्योरम से बना रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वही वाली बात हाफ mv²। ठीक, इसके अलावा mgh, और मेरे पास जो वर्क डन होगा बाय फ्रिक्शन, मैंने उसको सॉरी बाय एयर फ्रिक्शन, मैंने उसको W काउंट कर लिया कुछ भी। ठीक, अच्छा, अगर आपको ये कंडीशन ना समझ में आए, क्योंकि बार बार मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हमें डायरेक्ट याद लगानी है और फिर भी हमें नहीं लगाना आ रहा है, तो आप एक ही चीज़ करेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मैंने ले लिया mgh, और शायद मैं उसे ले रहा हूँ माइनस का mgh। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, ठीक, प्लस का वर्क डन, और ये सब किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के द्वारा, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो उसमें मैंने जो माना कि के फाइनल या हो तो मेरे पास वो 0 हो जाएगी, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या मानी, हाफ mv²। एक जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, तो मेरे पास एक ही बची। ठीक है, ये इक्वेशन में, अच्छा हाफ mv² माना मैंने, राइट। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब वो वापस लौट के आएगी
तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अब नीचे की तरफ ही जा रही है ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, मेरे हिसाब से जो हाइट है वो भी नीचे की तरफ, तो वर्क डन होगा प्लस का mgh और एयर के द्वारा होगा w एयर, एंड विच इज इक्वल्स टू हाफ m v2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन 2। ये मत सोचना मैंने यहाँ पे प्लस का mgh लिया, यहाँ पे मैंने माइनस का mgh क्यों लिया है, क्योंकि भैया इस कंडीशन में जो हमारे पास बॉल थी, जो पार्टिकल था, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसलिए मैंने माइनस का mgh लिया। और इस दूसरी वाली कंडीशन में जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए मैंने प्लस का mgh लिया। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूँगा। ठीक, आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करिए, या फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करिए, कोई फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, तो जब आप करेंगे तो मेरे हिसाब से जब आप इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 2 करेंगे, तो मेरे हिसाब से माइनस का mgh, माइनस का प्लस का वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, फिर माइनस का अगेन mgh, क्योंकि अब माइनस मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस का एयर फ्रिक्शन। ठीक, ये हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में ना आए तो मैं इसी इक्वेशन के आगे माइनस लगा के ये लो प्लस कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m v2 का स्क्वायर, राइट। तो ये तो हमारी कंडीशन, अब माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस का mgh प्लस का w एयर वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, फिर माइनस का mgh और माइनस का w एयर, और ये शायद किसके बराबर होगा, हाफ m। मैंने m को कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन लिया, तो ये क्या होगा, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, राइट। w जो एयर फ्रिक्शन के द्वारा होगा वर्क डन, ये कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 2mgh, और ये क्या हो जाएगा, हाफ m v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। m से m कैंसिल हो गया। फाइनली जो मेरे पास एक बचेगा, तो फाइनल रिजल्ट में क्या यूज़ करूँगा, फाइनल रिजल्ट अब इसके लिए देते हैं हम हाफ, 2 से चाहूँ तो मैं 4 कर सकता हूँ। पहले मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज इसमें पुट कर दे रहा हूँ। ठीक, तो मैंने पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करना यहाँ पे मैंने सही समझा, तो हाफ m, और v1 कितना है, v1 मेरे पास 16 है, 16 का स्क्वायर मेरे हिसाब से होता है 6 × 36, और ये यानी कि 256 माइनस, और 8 का स्क्वायर होता है मेरे पास 64। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 2mgh के बराबर होता है। ठीक, तो ये मैंने जब कैलकुलेट करा, अच्छा सॉरी m से m तो मैं कैंसिल पहले कर चुका हूँ, ऊपर भी कर चुका हूँ, मैंने वापस से गलती से लिख दिया। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे, हमारे पास ये कितना हो गया, 256 माइनस 64, आई थिंक इट्स 192 डिवाइड बाई 2, राइट, एंड विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी कितना है 10 इंटू एच। तो यहाँ से मेरे पास 2 to 4 और ये सब आ जाएगा इसके नीचे, तो 2 से तो मैंने इसको काट दिया। ठीक है, ये कितना गया, 2 9 जा एंड 2 6 जा, तो आई थिंक h इक्वल्स टू 96/20, एंड 96/20 मीन्स इट्स अबाउट 48/10, और कितना हो सकता है 4.8, इधर लिख देता हूँ 4.8। तो मेरे हिसाब से 4.8 इज द राइट आंसर। ऐसे कर सकते हैं। मेन ये है कि हमें बस इसी के साथ चलते रहना है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आंसर क्या है इसका, 4.8 मीटर, ये इसका आंसर आया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम हाइट ये जो अटेंड कर पाएगा वो होगा 4.8 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये है स्मॉल स्फीयर वाला। स्मॉल स्फीयर स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम अ वेरी लार्ज हाइट एंड आफ्टर फॉलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इट अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी and continue to fall with this velocity. The work done by this atmosphere during the first fall of 100 meter. First fall of 100 meter. The small sphere start falling from a very large height. ठीक है, एक बहुत बड़ी large height से वो fall कर रहा है. And after falling the distance of 100 meter, it attained terminal velocity. ठीक है. Okay. तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसने मांगा क्या है,
द वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फर्स्ट फॉल ऑफ, इतना तो पता चल गया है कि वो जब भाई गिरते ही सबसे पहले वेरी लार्ज हाइट एंड आफ्टर फॉलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से पता लग चुकी है, क्या कि वी मैक्सिमम कितना होगा, वी टर्मिनल के बराबर ही होगा, क्योंकि उसने चली ही टर्मिनल वेलोसिटी से, या वो उसी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए। अब इसने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी, इसने स्टेटमेंट वाइज दे रखा है, ग्रेटर देन वर्क डन फॉर नेक्स्ट फॉल ऑफ 100 मीटर, लेस देन द वर्क डन फॉर नेक्स्ट फॉल ऑफ 100 मीटर। तो लेस देन द वर्क डन फॉर नेक्स्ट 100 मीटर, तो भैया जो वर्क डन होगा तो मैं उसके लिख सकता हूँ फर्स्ट 100 मीटर इज लेस देन द वर्क डन, लेस देन द वर्क डन इन नेक्स्ट 100 मीटर, इन नेक्स्ट 100 मीटर। तो इसके हिसाब से लेस देन द वर्क डन बाय द नेक्स्ट फॉल ऑफ 100 मीटर, सेकंड इज द राइट आंसर। इट्स अ वेरी थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको कुछ इस तरीके से ही लिया है। ठीक, इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इस, ये थोड़ा स्प्रिंग के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है। द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज़ अ एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। अगर भैया हमने उसे ऑलरेडी एक्सटेंशन कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर से द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग टू 15 सेंटीमीटर तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन आ जाएगा बच्चा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने मान लिया x1 का स्क्वायर, और एक वर्क डन आ जाएगा मेरे पास हाफ के x2 का स्क्वायर। और आई थिंक मुझे जब ये दोनों निकालने हैं तो मुझे करना पड़ेगा हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर, क्योंकि उसने 5 से 15 के बीच का वर्क डन मांगा है। ठीक है, तो उसके बीच का जब मांगा तो मतलब उसने डिफरेंस मांगा है, तो मैंने उसका डिफरेंस ही देने वाला हूँ। भैया ये कहाँ तक का था, ये 5 तक का था, ये कहाँ तक का था, 15 तक का था, तो इसने 5 से 15 मांगा, मतलब मुझे इतने बड़े में से वर्क डन जो पूरा बड़े के लिए होता है उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाफ के, अब ये मेरे पास हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, राइट। एंड आई थिंक हाफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, और x2 कितना हो जाएगा मेरे पास शायद 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस, और ये हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, तो 15, आई थिंक इट विल बिकम 200, राइट। तो यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। ठीक, कितना हो जाएगा ये अच्छा, इसको 2 से यहाँ कट भी कर देते हैं, तो ये हो गया 400, तो ये हो गया बालक 400 इंटू ये हो गया 200, और ये एक्स स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर में तो ये है ही, सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 10 टू पावर -2, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 सेंटीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया 4 2 8, यानी 8 इंटू 10 टू पावर +4 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर -4। अभी हो गया जूल में कन्वर्ट। आप अगर सोच रहे हो कि सर ने ये 200 को सेंटीमीटर से मीटर में क्यों करा, क्योंकि भैया यहाँ पे सारे ऑप्शन मुझे जूल में दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज 8 जूल। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो ये सेंटीमीटर में था ना, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो मैंने इनके सेंटीमीटर कॉमन ले लिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये हमने एक्स स्क्वायर करा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू पावर -2 होता है, लेकिन उसका भी तो स्क्वायर हो रहा है, इसलिए 10 टू पावर -4 लिया है मैंने। ठीक है, कुछ भी इससे नहीं सोचना। सो 8 जूल इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आई स्प्रिंग एक्सटेंड बाय एक्स ऑन अ लोडिंग देन एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग इज, ठीक है, स्प्रिंग इज, तो एनर्जी वैसे होती कितनी है, T इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, वही वर्क डन के बराबर होती है। और वैसे जो टेंशन होता है वो कितना, हाफ इज इक्वल टू के एक्स, वो सॉरी एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो टेंशन इक्वल टू मैंने यहाँ पे मान लिया के एक्स। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा टेंशन की फॉर्म में तो T अपॉन के हो जाना चाहिए, और इसी को अगर मैं पुट करूँगा ऊपर वाली इक्वेशन में तो मेरे हिसाब से एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, पुट करके देखो ये कितना हो जाएगा, हाफ के, और एक्स की वैल्यू है T बाय के, तो T का स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर, के से एक के कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास आ गया T स्क्वायर बाय 2k। सो T स्क्वायर बाय 2k इज द राइट आंसर
और सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय यू, देन स्ट्रेचिंग बाय 10 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड विल बी। भैया 2 सेंटीमीटर के लिए एनर्जी यू बता रहा है, 10 सेंटीमीटर के लिए कितनी होगी? तो ठीक है। तो मैंने क्या लिया, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर ले लिया। सॉरी, ये वाला तो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो पहले वाले के लिए क्या क्या ले लिया, हाफ के x1 का स्क्वायर, और u2 के लिए क्या ले लिया, हाफ के x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने u1 अपॉन u2 ले लिया। ठीक है, और जब मैं दोनों ही लूँगा तो हाफ के x1 का स्क्वायर, हाफ के x2 का स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, के भी मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाना चाहिए। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, x1 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर। तो x1 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पहले सेंटीमीटर सब कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई 10⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं उसको, क्योंकि दोनों की सेम यूनिट है, रेशियो में लेके चल रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा 2 का, रुक जा, 2 का स्क्वायर लिखता हूँ और नीचे क्या लिखता हूँ, 10 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर ऊपर, 10 का स्क्वायर नीचे, और फाइनली 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 4 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास बच्चा। अब कमाल की बात ये, u1 तो मेरे को u दे रखा है, सर इसको तो आप u बोल सकते हो। ठीक है, तो ला इसको फिर ऐसे बोल भी देते हैं। तो u1 अपॉन u2 मेरे पास कितना आ चुका है, 4 अपॉन 100। u1 दे रखा है u2 तो u है ही, u2 मांगा है ना इसने, देंगे भैया देंगे। बेटा देख, 4 से आजकल 100 कितनी बार जाता है, 25 बार। तो u बेटा 25u इक्वल्स टू u2, 25u इक्वल्स टू u2। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 25u के बराबर। राइट, इट इज क्लियर। तो हमारे पास 4th इज द राइट ऑप्शन। तो चलते हैं इसी के साथ नए क्वेश्चन की तरफ। अब नया क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा। अ ब्लॉक ऑफ मास 16 kg इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ ब्लॉक ऑफ मास 16 kg इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल surface with velocity 4 meter per second and come to rest after pressing a spring if the force constant भी दे रखा है, की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो भैया एक ब्लॉक है, समझो इस चीज़ को। ब्लॉक कितने का है, 16 किलो का है भैया, 16 kg। ये इधर भगा, कितने की वेलोसिटी से भगा बालक, 4 मीटर पर सेकंड से भगा। यहाँ पे हमारे पास कोई स्प्रिंग होगी, इसको एंड में जाके इसने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया भैया 16 kg वाले ने। और कितना कंप्रेस कर दिया, देखते हैं, जब तक बिल्कुल ये रेस्ट पे नहीं आ गया हो। तो ज़्यादा कंप्रेशन किसके बराबर हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, मेरे हिसाब से हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो गया। राइट, तो अब उसने क्या मांगा है, दिन द कंप्रेशन द स्प्रिंग, यानी एक्स मांगा है, तो हाफ से आप पहली बात तो कैंसिल हो गया। एक्स मांगा है तो एक्स स्क्वायर को रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, यानी mv स्क्वायर तो चल ही रहा है। नीचे मैंने किसको लेके आ गया, बालक के को लेके आ गया, लेकिन मेरे को तो सर एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए मुझे अंडर रूट भी मारना पड़ेगा इस पर। तो कितना हो गया, mv स्क्वायर बाय के हो गया। हाँ, अब एक एक करके सबकी वैल्यू रखो। मास कितना दे रखा है बालक, मास दे रखा है मेरे पास 16 किलो। वेलोसिटी कितनी दे रखी है मेरे पास, 4 दे रखी है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और 4 का स्क्वायर मेरे हिसाब से अगेन 16 होता है। के की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 100 दे रखी है। तो आई थिंक 16 का स्क्वायर तो 16 बाहर आ गया, 100 10 का स्क्वायर उधर 10 बाहर आ गया। आई थिंक इट विल बिकम लाइक अ 1.6 मीटर। राइट, विचार करा ध्यान ठेवा। Again, so x equals to 1.6 meter is the right answer. So I think that will give you the most amazing thing कि ये वाला क्वेश्चन हमने कई बार क्लास में करा हुआ है। ऐसे वाले क्वेश्चन तो करे हुए हैं, ऐसे झटके जैसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट अगेन, अ मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विद स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सर्फेस कोलाइड विद अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। ठीक, एक इसे भी कर लेते हैं। सेम चीज़ मांगी है, फोर्स कांस्टेंट दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन मांगा है उसने। तो इसमें तो बच्चा डायग्राम भी मुझे दे रखा है, तो मेरे हिसाब से वापस से हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कंप्रेशन मांगा यानी एक्स मांगा है, तो हाफ से हाफ तो पहली बार में उड़ गया। सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू बालक क्या बचा, mv स्क्वायर बाय के। तो x कितना आ जाएगा, वो आ गया बालक mv स्क्वायर बाई के।
ठीक है, चाहो तो वी स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू, ठीक है, मास को ले लेते हैं 0.5 kg और वी स्क्वायर कितना दे रखा है हमारे पास 1.5 का स्क्वायर, वैसे ही बाहर आ सकता है 1.5, ठीक है। और k की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी दे रखी है 5050, ठीक है। अब बड़ी कमाल की चीज़ देखना, देखो बड़े प्यार से निकालेंगे इसको, सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। तो पॉइंट हटाया, 500 में 0 बढ़ा दिया, अब 5 से 500 कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा, और मेरे हिसाब से 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है, तो ये रूट से बड़े प्यार से बाहर आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, अब 1.5 देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर तोड़ के रूट से बाहर आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से हो गया 1.5, राइट। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर, अब एक और 0 शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। वैसे इसी के साथ बच्चा एक अनाउंसमेंट भी कर दूं मैं, तुम्हारी एक क्रैश कोर्स तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं, ICC इच्छापूर्ति कोचिंग क्लासेस फ्रॉम उदगिर, 24 नवंबर से, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। और 1 दिसंबर से हम सारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, CET, JEE, नीट, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए बने रहो। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज, ये क्या है, a weight is hung freely from the end of a spring, a boy then slowly pushes the weight upward, ठीक है, until the spring becomes slack, ठीक है, the gain in gravitational potential energy of the weight during this process is equal to भैया एक वेट था, स्प्रिंग से लटका हुआ था, भैया स्प्रिंग बना देते हैं, ये लो इस पर वेट बना देते हैं, ठीक है, कुछ भी लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, स्प्रिंग का फोर्स भैया, weight is hung freely from the end of the spring, right? A boy then slowly pushes the weight upward, भैया ऊपर की तरफ करा है तो थोड़ा स्प्रिंग ढीली सी पड़ जाएगी। The gain in gravitational potential energy of the weight during this process, अब वो स्टेटमेंट वाइज दे रखा है, कोई न्यूमेरिकल तो दे नहीं रखा जिसे हम सॉल्व करें, चलो देखते हैं। The work done by the boy against the gravitational force acting on weight, gravitational force acting on weight, not acting, boy against, नहीं वेट पे नहीं लग रहा है भैया, ये स्टेटमेंट ही गलत है। द लॉस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी बाय द लॉस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी बाय द स्प्रिंग माइनस द वर्क डन ऑफ टेंशन, नहीं, जब वहाँ पे टेंशन ही आता तो उसके द्वारा वर्क डन भी क्या लोगे तुम। द वर्क डन ऑन द वेट बाय द बॉय प्लस द स्टोर्ड एनर्जी लॉस्ट बाय स्प्रिंग, हाँ एनर्जी जो स्प्रिंग ने स्टोर्ड एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी थी तो स्प्रिंग की लॉस्ट हुई है, नो डाउट लॉस हुई है, क्योंकि जब ये ढीली पड़ जाएगी मतलब एनर्जी जो इसके अंदर जो स्टोर हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई थी वो इसकी लॉस्ट हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में भी सोच सकते हैं, एक मिनट फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ लेने तो, द वर्क डन ऑन द वेट बाय द बॉय माइनस द वर्क डन बाय द टेंशन इन दिस, अरे जब टेंशन वो उसमें बचा ही नहीं तो फिर सपोज करो अगर उसने ऊपर की तरफ थोड़ी सी भी रस्सी ढीली हुई तो टेंशन 0, तो वर्क डन 0 के लिए बोल सकते हो आप, लेकिन माइनस के लिए नहीं बोल सकते, तो ये चीज़ आप नहीं बोल सकते, ठीक। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कुछ और भी आ सकता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, बट मेरे नज़रिए में इसका आंसर 3 ही है, आई एम श्योर। देन अगेन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ब्लॉक दे रखा है, द ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड विद अ स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट k compressed by length l, the maximum momentum of the block after collision is मोमेंटम पूछ रहा है ये, तो एनर्जी का पहली बात तो फॉर्मूला एक ही लग गया, क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर है, और देख एक्स जो है बेटा इधर ऑप्शन में देख देख के लगाया करो जरा, क्या दे रखा है, एल दे रखा है, तो एल स्क्वायर लिख दूंगा मैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मैंने क्या करा, हाफ के एल स्क्वायर को अभी, क्योंकि भैया वो किसी उससे तो गया था कोलिजन के टाइम पे, तो किसी वेलोसिटी से गया होगा, तो मैंने हाफ एम वी स्क्वायर रख दिया है, सही कराएगा, तो हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया मैंने। और क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा भैया के एल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई नीचे भी मास से मल्टीप्लाई, इसको मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं भैया, तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा। तो पहले तुम्हारे आगे इसी चीज़ को क्या बनाते हैं, इसको पहले मोमेंटम बना के दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वैसे ही बहुत डिटेल में चल रहे हैं। तो मास और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एम इंटू एम, एम स्क्वायर हो गया तो एम स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है।
अब मेरे सही हिसाब से ये क्या हो जाएगा, के एल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय एम, पी स्क्वायर बाय एम, करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से जो मोमेंटम, द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द कोलिजन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, तो पी स्क्वायर वाला कितना हो गया मेरे हिसाब से, एम के एल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, एम के एल स्क्वायर, ठीक है। अब पी का बच्चा इस पे बोलेंगे रूट, तो ये हो जाएगा एम के एल स्क्वायर, और एल आ जाएगा मेरे हिसाब से बाहर, तो अंडर रूट में रह जाएगा सिर्फ एम के। देखना ज़रा ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, तो अंडर रूट में एम के आ रहा है, एल बाहर आ रहा है, ये पहले वाले ऑप्शन में ही आ रहा है, ठीक। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। सिर्फ मैक्सिमम मोमेंटम मांगा, तो मैंने एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर करा, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में कन्वर्ट करा, और मोमेंटम को निकाल के मैंने सामने से लिख दिया।